दोस्तों आज की वेब सीरीज का नाम है बॉडीज, जो हाल ही में 2023 में रिलीज हुई। ये सस्पेंस से भरी हुई वेब सीरीज है। इसमें पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है और सेम डेड बॉडी 50 साल पहले भी इसी तरह मिली थी और बिल्कुल ऐसी ही डेड बॉडी उससे भी 50 साल पहले मिली थी। सभी बॉडीज का चेहरा और शरीर के घाव सब कुछ सेम था। ये अजीब घटना कैसे हुई ये आपको वीडियो देखकर पता चलेगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। ये है डिटेक्टिव हसन। ये एक पुलिस वाली है। आज शहर में प्रोटेस्ट चल रहा है। पूरे शहर की पुलिस तैनात की गई है ताकि कोई भी बड़ी घटना को अंजाम ना दे सके। ये है DCI जैक बाबर। ये हसन का सीनियर है। ये हसन को कहता है कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं, हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कोई हम पर हमला ना करे। तभी हसन की नजर एक लड़के पर पड़ती है। वो जैक को पूछती है कि मुझे एक लड़के पर शक है, लेकिन जैक की आवाज नहीं आती। तभी उस स्ट्रीट में लगे सभी लैंप्स में ब्लास्ट हो जाता है। फिर हसन को उस लड़के के हाथ में एक गन दिखाई देती है। फिर वो उसे पकड़ने के लिए भागती है। लड़का उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। हसन उसका पीछा करती है। वो छिपकर हसन के चेहरे पर वार करता है। हसन फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऊट पटांग रास्तों से होते हुए वे लॉन्ग हार्वेस्ट लेन तक पहुँच जाते हैं। वहाँ एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो लड़का कहता है कि मैंने इसे नहीं मारा। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। उस बॉडी के सिर पर एक चोट का निशान था, हाथ पर एक टैटू था और चेहरे से एक आंख भी गायब थी। हसन अपने साथी को खबर करती है कि लॉन्ग हार्वेस्ट लेन पर आ जाओ, वहाँ किसी की लाश मिली है। अब चलते हैं 1941 में। ये है डिटेक्टिव व्हाइटमैन। इसके सीनियर्स को इस पर शक है कि ये करप्ट ऑफिसर है। वे व्हाइटमैन को इंक्वायरी बिठाने के लिए कहते हैं। जब चार्ली व्हाइटमैन वापस नीचे आता है तब उसके लिए एक फोन आता है। फोन पर एक लेडी कहती है कि तुम्हारे लिए एक काली गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है, तुम उसे लेकर लॉन्ग हार्वेस्ट जाओ, वहाँ तुम्हें एक बॉडी मिलेगी। उसे कार में रखो और उसे लेकर रॉयल एल्बन टॉप में चले जाना और कार को वहीं छोड़ देना। व्हाइटमैन कहता है कि यहाँ माहौल गर्म है। लेडी कहती है कि इसीलिए हम तुम्हारी जेब भी गर्म रखते हैं, वहाँ टाइम से पहुँच जाना। तभी वहाँ पर लगी लाइट्स ब्लास्ट कर जाती है। फिर व्हाइटमैन अपने ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ी लेता है और उसमें बैठकर लॉन्ग हार्वेस्ट चला जाता है। वहाँ उसे सेम वही बॉडी मिलती है, वही टैटू, वही घाव और वही आंख गायब, और इंसान भी सेम टू सेम वही। अब चलते हैं 1890 में। ये है डिटेक्टिव हीलिंग हेड। यहाँ चोरों को पकड़कर जेल में भेजने का काम चल रहा है। यहाँ भी स्ट्रीट में लगे सभी लैंप्स ब्लास्ट कर जाते हैं। फिर उसे एक लाश के बारे में पता चलता है। फिर डिटेक्टिव लॉन्ग हार्वेस्ट जाता है। इसे भी वहाँ पर सेम इंसान, सेम घाव, सेम टैटू वाली बॉडी मिलती है जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वहाँ पर हेनरी नाम का एक कैमरामैन भी था। उसने उस लाश की तस्वीरें खींच ली थी जो कि एक अपराध था। वो एक पत्रकार भी था। हीलिंग हेड उसे उसका कैमरा लौटा देता है और कहता है कि इसकी तस्वीरें तुम नहीं रख सकते, वे सबूत के तौर पर मैं तुमसे लेने आऊंगा। अब चलते हैं प्रेजेंट में। हसन के साथी पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब पुलिस वाले उस लड़के का पता लगा लेते हैं जो गन लेकर भागा था। उसका नाम सैयद ताहिर था। उसने आखिरी फोन अपनी बहन को किया था। पहले ये केयर होम में रहा करता था। इसके नाम से कोई बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, बस छोटी मोटी चोरी चकारियां थी। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसका खून कहीं और किया गया था और बाद में उसे गली में फेंक दिया गया। डेटाबेस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना ही कोई फिंगरप्रिंट, ना ही कोई ID। आंख में गोली मारी गई थी, लेकिन बॉडी के अंदर ना तो कोई गोली मिली है और ना ही गोली बाहर निकलने का कोई निशान। हाथ पर बने निशान का भी कोई मतलब नहीं था, बस केवल अनुमान था कि यह कट्टरपंथियों या यहूदियों का बनाया हुआ निशान होगा। 1941 में जब व्हाइटमैन उस बॉडी को लेने गया तब उसे एक लड़की ने देख लिया और फिर वो भाग गई। जब व्हाइटमैन उस बॉडी को लेकर बताए हुए एड्रेस पर जा रहा था तब एक पुलिस की गाड़ी उसका पीछा करने लगती है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का समय था। व्हाइटमैन अपनी गाड़ी रोक लेता है। दूसरा पुलिस वाला वही सीनियर था जिसको इसके ऊपर शक था। वो व्हाइटमैन को गाड़ी चेक करवाने के लिए कहता है। व्हाइटमैन उसे चाबी दे देता है। जब पुलिस वाला डिग्गी खोलने की कोशिश करता है तब पास की बिल्डिंग में एक बॉम्ब आकर गिरता है जिसके कारण वो पुलिस वाला मर जाता है। व्हाइटमैन उस कार से निकलकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे ये गाड़ी यहीं पर छोड़नी थी। प्रेजेंट में जैक हसन को बताता है कि उस बॉडी के अंदर गोली जाने का निशान तो है, लेकिन बॉडी के अंदर कोई गोली नहीं मिली। हमें सैयद ताहिर की बहन आलिया का भी पता चल गया है।
उसने हमें तो कुछ नहीं बताया, शायद तुम ही उससे कुछ उगलवा लो। फिर हसन आलिया से जाकर मिलती है। हसन कहती है कि अपने भाई के बारे में बताओ, इससे पहले कि देर हो जाए। उसकी बहन बताती है कि उसने मुझे फोन करके बताया था कि पुलिस को लगेगा खून मैंने किया है, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। फिर हसन आलिया को अपना नंबर देती है और कहती है कि तुम्हारे भाई का फोन आए तो उसे ये दे देना, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। फिर वो पास में खड़ी पुलिस की वैन में जाती है और अपना फोन टैप करने के लिए कहती है। फिर वापस वैन से उतरकर वो पैदल ही जाने लगती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो उसे ही घूर रहा था। दूसरी तरफ हीलिंग हेड हेनरी के घर जाता है। हेनरी उसे उस बॉडी की खींची हुई तस्वीरें देता है और बताता है कि एक तस्वीर में मुझे एक आदमी की परछाई दिखी है, वो जरूर वहीं पर छिपा होगा और पुलिस के आने से पहले गायब हो गया। हीलिंग हेड हेनरी से पूछता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। हेनरी कहता है कि मैं वहाँ तस्वीरें खींचने गया था। हीलिंग हेड उसे तस्वीरें दिखाने के लिए कहता है। उन तस्वीरों में हेनरी किसी दूसरे मर्द के साथ था, यानी कि ये गे था। उस समय इस तरह के संबंधों को घोर पाप और गैर कानूनी माना जाता था, इसलिए हीलिंग हेड हेनरी को गिरफ्तार कर लेता है। दूसरी तरफ जब व्हाइटमैन सुबह उस जगह पर पहुंचता है जहां उसने रात को कार खड़ी की थी, तब उसका बॉस ये केस उसे सौंप देता है। फिर व्हाइटमैन अपने ऑफिसर्स के सामने उस कार की छानबीन शुरू कर देता है और उनको दिखाता है कि इस कार की डिग्गी में एक लाश है। व्हाइटमैन का एक ही दुश्मन था जो हमेशा उस पर शक किया करता था और वो रात को ही इस दुनिया से खिसक लिया। फिर उसके पास उसी लेडी का फोन आता है। वो कहती है हमें सिर्फ लाश चाहिए थी, उसकी तहकीकात नहीं। व्हाइटमैन कहता है थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ रफा दफा कर दूंगा। प्रेजेंट में हसन के पास सैयद ताहिर का फोन आता है। वो उसे एक मॉल में मिलने के लिए बुलाता है। हसन का फोन टैप किया हुआ था, इसलिए पुलिस भी वहां आने के लिए निकल पड़ती है। हसन उस शॉपिंग मॉल में पहुंच जाती है जहां पर उसको बुलाया गया था। हसन सैयद के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि अगर गन है तो वो मुझे दे दो। सैयद कहता है उन लोगों ने जो कुछ भी कहा वो सब सच हो रहा है, मुझे कहा गया था कि वो लाश तुम्हें मिलेगी और तुम्हें ही मिली। फिर सैयद अपनी गन निकाल लेता है, तभी वहां पुलिस भी आ जाती है। हसन उससे गन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन सैयद खुद का भेजा उड़ा लेता है। इस घटना से हसन को ठेस पहुंचती है। उधर हेनरी बताता है कि वो कमिश्नर का शादीशुदा बेटा था जिसने मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाई थी। फिर हीलिंग हेड वो तस्वीरें अपने एक साथी को दिखाता है। जब उसका साथी परछाई वाली तस्वीर देखता है तो कहता है कि हीलिंग हेड तुम इसी समय इसे जला दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। उधर हसन को पता चल जाता है कि जिस आदमी की बॉडी मिली थी उस पर गोली सैयद की गन से नहीं चली थी। अब हसन के मन में कई सवाल थे। अब हसन सैयद की मौत से परेशान थी। फिर वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उसे पता चलता है कि वहां जाने से पहले उससे मिलने कोई और भी आया था और ये वही लड़का था जो कल रात हसन को सड़क पर घूर रहा था। अब व्हाइटमैन, हसन और हीलिंग हेड, इन तीनों के मन में ही ये सवाल था कि वो आदमी कौन है जिसकी बॉडी मिली थी। अब हम चलते हैं 2053 में। ये है डिटेक्टिव मैपलवुड। ये अपने ऑफिस जा रही थी, तभी सड़क पर लगे सभी लैंप्स स्पार्क कर जाते हैं। फिर ये अपनी कार के एआई सिस्टम से लाइट जाने का कारण पूछती है। एआई बताता है कि सोर्स लॉन्ग हार्वेस्ट लेन की तरफ इशारा कर रहा है। फिर वो लॉन्ग हार्वेस्ट लेन जाती है। वहाँ लॉक लगा हुआ था। जब वो लॉक तोड़कर अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर वही सेम बॉडी मिलती है। फिर वो कंट्रोल रूम में खबर देती है, लेकिन अब की बार ये आदमी मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि ये कौन था। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं हसन और उसकी टीम उस लड़के को पकड़ने के लिए जा रही थी जो सैयद ताहिर से मिलने आया था और वो हसन के ऊपर भी नजर रख रहा था। उस लड़के का नाम मैनिक्स था। फिर पुलिस वाले उसके घर में रेड डालते हैं। पूरे घर की अच्छे से छानबीन की जाती है। मैनिक्स उस समय घर पर नहीं था, लेकिन उसके माता पिता घर पर ही थे। फिर हसन को उसके रूम में से खुद की और अपनी फैमिली की तस्वीरें मिलती है। उसके माता पिता कहते हैं कि हमने उसे 2 दिन से नहीं देखा। फिर हसन अपनी तस्वीरें दिखाकर पूछती है, क्या आपको पता है आपका बेटा मेरा पीछा क्यों कर रहा है? फिर हसन सैयद ताहिर की फोटो दिखाकर पूछती है, इसको जानते हो? लेकिन मैनिक्स के माता पिता मना कर देते हैं। दरअसल मैनिक्स उनका रियल बेटा नहीं था, उन लोगों ने उसे गोद लिया था। दूसरी तरफ मैपलवुड को जो आज लाश मिली है उसके कारण वो परेशान थी। तभी उसकी पड़ोसन उसे तंग करने के लिए आ जाती है। मना करते करते भी वो जबरदस्ती उसके घर में घुस जाती है। वो अपने साथ ड्रिंक लेकर आई थी। फिर ड्रिंक पिलाकर वो मैपलवुड का मूड ठीक कर देती है। उधर हीलिंग हेड जब अपने घर जाता है तो उसकी बेटी उसे बताती है कि उसको फेस्टिवल में पियानो बजाने के लिए चुना गया है। इस बात से वो काफी खुश होता है। फिर जब वो अपने रूम में जाता है तो उसे अपने साथी की कही हुई बात याद आती है।
फिर वो उस परछाई वाली फोटो को निकालता है और उसे जला देता है। हसन भी इस समय मैनिक्स की तस्वीरें देख रही थी। फिर उसे एक ट्रैवलर की फोटो मिलती है। फिर वो अपने साथी को उसका नंबर बताती है और उसके बारे में पता करने को कहती है। फिर अगले दिन जब हसन अपने ऑफिस में जाती है तब उसका साथी रिक उसे बताता है कि जब तुम्हें वो बॉडी मिली थी उसके 6 घंटे बाद वो वैन पेट्रोल पंप पर देखी गई थी जिसको मैनिक्स चला रहा था और उसका बाप उसके साथ था। फिर वो दोबारा उसके माँ बाप से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। वे उन दोनों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आते हैं और पूछताछ करते हैं, लेकिन दोनों ही अपने लिए वकील बुलाने को कहते हैं और पुलिस वालों को कुछ नहीं बताते। दूसरी तरफ मैपलवुड जब अपने ऑफिस जाती है तो अपनी सीनियर से पूछती है, क्या आपको उस स्ट्रेंजर के बारे में कुछ पता चला कि वो कौन है और कहां से आया है? उसकी सीनियर कहती है कि ये केस तुम्हारे पे ग्रेड से बहुत ऊंचा है, इस केस से दूर रहो। अब मैपलवुड के दिमाग में बस यही सवाल चल रहे थे कि वो बॉडी थी किसकी। फिर वो अपने भाई के पास जाती है जो कि स्लम एरिया में रहा करता था। ये उसका सौतेला भाई था। वो यहाँ अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ रहा करता था। उसका भाई पूछता है, यहाँ क्या करने आई हो? वो कहती है कि मुझे एक डीएनए का पता लगाना है। वो कहता है कि अगर ना पकड़ा गया तो 2 मिनट के अंदर इसकी डिटेल दे दूंगा। दूसरी तरफ हेनरी हीलिंग हेड से मिलने के लिए जाता है और उससे लाश की खींची हुई तस्वीरें मांगता है, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस तो कुछ करने वाली है नहीं और कातिल आजाद घूम रहा है। हीलिंग हेड कहता है कि मैंने उसे जला दिया। ये बात सुनकर हेनरी वहां से चला जाता है। प्रेजेंट में हसन मैनिक्स की माँ से उसके बारे में पूछ रही थी और कहती है कि उसको एक मौका और मिलना चाहिए। फिर उसकी माँ उसे मैनिक्स का पता बता देती है। तभी पुलिस वाले उस जगह पर उसकी तलाश में जाते हैं, लेकिन हसन वहीं रुकती है। दूसरी तरफ मैपलवुड अपने भाई को अपने साथ चलने के लिए कहती है। उसका भाई कहता है कि मैं यहीं ठीक हूँ, मैं अपनी आजादी खोना नहीं चाहता। इतने में डीएनए की रिपोर्ट आ जाती है। वो लाश जो मैपलवुड को मिली थी उसका नाम गैब्रियल डिफो था, जो कि 2022 में पैदा हुआ था। फिर जब वो वहां से जाने लगती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ व्हाइटमैन अपने सीनियर के साथ बात कर रहा था। तभी वहां एक डिटेक्टिव आती है और कहती है कि हमें एक बच्ची मिली है, वो हमें उस कत्ल के बारे में बताना चाहती है। ये वही बच्ची थी जिसने व्हाइटमैन को बॉडी कार में रखते हुए देखा था। व्हाइटमैन को डर था कि कहीं वो लड़की उसके बारे में कुछ बता ना दे। तभी उसके पास उसी बूढ़ी लेडी का फोन आता है और वो पूछती है, क्या ये बच्ची तुम्हें जानती है? व्हाइटमैन हाँ कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर बेच रहा था कि पुलिस लॉन्ग हार्वेस्ट में मिली लाश के सबूत मिटा रही है। वो पेपर लेकर हीलिंग हेड एक लेक के किनारे चला जाता है। तभी वहाँ हेनरी आता है। हीलिंग हेड उससे पूछता है, अगर हम इस कत्ल की जांच छिपकर शुरू करें और हमें जो सबूत मिले तो तुम क्या उसे पेपर में छापोगे? इससे पुलिस इस केस पर काम करने के लिए मजबूर हो जाएगी। हेनरी कहता है, मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? वो सबूत तुमने खुद जलाए हैं। फिर हीलिंग हेड उसे वही फोटो दिखाता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं जलाया। फिर वो उस फोटो को अच्छे से देखते हैं। उस फोटो में जो आदमी था उसके हाथ में एक छड़ी थी। इसका मतलब वो आदमी लंगड़ाता होगा। अब उन दोनों की तहकीकात शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला मैपलवुड को एक लैब में ले जाता है। जब वो लैब के अंदर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि जो इंसान बिना कपड़ों के उसे मिला था, मशीनें उसको अभी भी रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर कमांडर मैनिक्स आ जाता है। मैनिक्स पूछता है कि तुम हमारी दुनिया का हिस्सा क्यों बनी? अपने भाई के साथ गंदगी में क्यों नहीं रही? मैपलवुड कहती है कि मैं आगे बढ़ना चाहती थी। फिर मैनिक्स बताता है कि इसका नाम गैब्रियल डिफो है। ये ग्रीनविच पार्क यूनिवर्सिटी में क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी पढ़ाता है। हमने सुना है ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जिसका नाम है चैपल पेरिलस। वे मुझे मारना चाहते हैं। फिर मैनिक्स उसे एक गन देता है और कहता है कि तुम इस केस की बेझिझक छानबीन करो, तुम बहुत खास हो। प्रेजेंट में जब हसन मैनिक्स की माँ से पूछताछ कर रही थी तो वो उसे एक एड्रेस बताती है जहाँ पर वो ट्रैवलर खड़ी थी। फिर जैक और उसका साथी वहाँ मैनिक्स को ढूंढने जाते हैं। जब वे वहाँ छानबीन कर रहे थे तो वहाँ एक आदमी आता है। वो कहता है कि मैं मैनेजर हूँ। मैनिक्स की माँ कहती है कि मेरा बेटा मिल जाए तो उसे बता देना कि वो बहुत खास है, और हाँ, कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें तुम्हारा बेटा जावेद भी कुर्बान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा भी बहुत खास है। हसन पूछती है, तुम्हें मेरे बेटे का नाम कैसे पता चला? फिर वो लेडी पूछती है, अभी तक तुम्हारे साथी उस वैन में नहीं गए क्या? उसके बाद वो कहती है, उप्स, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर वो अपने दांतों से अपनी जीभ काट देती है। फिर हसन जैक के पास फोन करती है और पूछती है कि तुम उस वैन में तो नहीं हो ना? जैक कहता है नहीं, लेकिन रिक है। हसन कहती है जल्दी से उसे बाहर निकालो। फिर जब जैक उसे बुलाने के लिए जाता है तो वैन में विस्फोट हो जाता है। हसन को काफी दुख होता है। दूसरी तरफ मैपलवुड उस यूनिवर्सिटी में जाती है। वो एक बूढ़े आदमी से गैब्रियल डिफो के बारे में पूछती है। इतने में वहाँ गैब्रियल आ जाता है। मैपलवुड उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और पूछती है, क्या तुम्हारा कोई ट्विन है? वो मना कर देता है। फिर वो गैब्रियल को उसके खुद के अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है।
थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि हीलिंग हेड की बेटी पोली चर्च में पियानो बजा रही थी। उसके मॉम डैड भी वहीं पर थे। फिर जब वे चर्च से बाहर निकलते हैं तो बाहर हेनरी उसका वेट कर रहा था। हीलिंग हेड अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे इससे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। हीलिंग हेड की वाइफ को हेनरी पसंद नहीं था क्योंकि सब जानते थे कि ये गे है। फिर वे तहकीकात के लिए मौकाए वारदात पर जाते हैं और उस जगह पर जाकर छानबीन करते हैं जहां वो छड़ी वाला आदमी खड़ा था। उस जगह पर छड़ी का निशान अब भी मौजूद था। वो निशान नीचे से षटकोण था, यानी हेक्सागन। फिर वे एक छड़ी बनाने वाले के पास जाते हैं जो हमेशा अमीर लोगों के लिए छड़ी बनाता है। वो आदमी कहता है कल आना, आज रविवार है, आज काम करना गैर कानूनी है। फिर हीलिंग हेड उससे पूछता है मुझे उस छड़ी के बारे में बताइए जो आपने दाएं हाथ के लिए बनाई थी, नीचे से षटकोण। वो जेंटलमैन कहता है कि मैंने जिसके लिए वो बेमिसाल छड़ी बनाई थी उसका नाम तो नहीं है लेकिन उसका घर का एड्रेस है। फिर वे उसके घर के बाहर जाकर उसका इंतजार करते हैं। अंदर से जूलियन हार्पर बाहर निकलता है जो इस शहर का सबसे अमीर आदमी था। प्रेजेंट में जैक अपनी पूरी टीम को मैनिक्स की तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि इसने 2 मर्डर किए हैं। एक की लाश हमें लॉन्ग हार्वेस्ट में मिली थी और दूसरा इसने वैन में बॉम्ब लगाकर हमारे साथी रिक को मार डाला। अब हम इसको पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब हसन के घर की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी क्योंकि उस औरत ने उसके बेटे के शहीद होने की बात कही थी। रात को जब हसन सो रही थी तब उसे अपने बेटे के वीडियो गेम की आवाज आती है। जब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर मैनिक्स छुपा हुआ था। वो कहता है आप डरिए मत, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। लेकिन शोर सुनकर वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मैपलवुड गैब्रियल को लैब में ले जाती है। यहाँ पर एक सरदार जी भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, बस इनका रोल इतना ही था। मैपलवुड गैब्रियल को लॉन्ग हार्वेस्ट में मिले आदमी के पास ले जाती है और बताती है कि इसकी आंख में एक गोली लगी है। फिर गैब्रियल उसके हाथ का टैटू देखकर खुद को चेक करता है। माथे की चोट बिल्कुल सेम टू सेम थी। ये देखकर गैब्रियल रोने लगता है। जैसे ही गैब्रियल उसके नजदीक जाता है वो आदमी तड़पने लगता है और उसके सामने ही दम तोड़ देता है। खुद को मरा हुआ देखकर वो परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जब व्हाइटमैन उस लड़की से पूछताछ करता है तो वो यहूदी भाषा में बात करती है। व्हाइटमैन को वो भाषा आती थी। वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें एक बॉडी को अपनी कार में ले जाते हुए देखा, जुबान बंद रखने के लिए $10 लगेंगे। व्हाइटमैन कहता है अगर तुम यहाँ कुछ भी बोली तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। फिर वो लड़की उनसे आइसक्रीम मांगती है। व्हाइटमैन कहता है ये लड़की भूखी है और आइसक्रीम के लालच में यहाँ आ गई है, ये कुछ नहीं जानती। फिर बाहर जाकर व्हाइटमैन उसे $2 देता है और कहता है जाओ मौज करो। वो कहती है मैं दोबारा अंदर जाकर सब कुछ बता दूंगी। तभी पास के फोन बूथ में रिंग बजती है। फोन पर वही बूढ़ी लेडी बोल रही थी। वो व्हाइटमैन को कहती है इस मुसीबत को हमेशा के लिए शांत करना होगा, ये आगे जाकर हमारे लिए खतरा बन सकती है। व्हाइटमैन उसे मारना नहीं चाहता था। फिर व्हाइटमैन उसे कहता है कल 10 बजे तुम मुझे यहीं मिलना, हम मेरी माँ के घर चलेंगे। $10 काफी बड़ी रकम है, मैं अपने साथ नहीं रखता। दूसरी तरफ हेनरी एक न्यूज़पेपर कटिंग हीलिंग हेड को दिखाता है और कहता है कि जूलियन हार्पर एक जंग में मारा गया था, लेकिन एक दिन अचानक से वो वापस लौट आया। उनके नौकरों ने बताया कि जब वो वापस लौटा तो उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। फिर उसकी माँ ने घर की सभी पेंटिंग्स उसके नए चेहरे के मुताबिक बनवा दी। उसे शेयर मार्केट के बारे में बहुत जानकारी है। उसकी माँ रूहों से बात करके इसकी जानकारी लेती है। इनके पास बड़े बड़े लोग सलाह के लिए आते हैं। इन लोगों की कही हर बात सच निकलती है, इसलिए वे इतने अमीर हो गए कि खुद का बैंक खोलना चाहते हैं। तुम मौत के मुंह में पैर रखने जा रहे हो। हीलिंग हेड कहता है अगर उसने खून किया है तो मैं हर हालत में उसे पकड़ लूंगा। तभी वहाँ एक पोस्टमैन आता है। वो इंस्पेक्टर हीलिंग हेड के लिए एक लेटर लेकर आया था। वो खत हार्पर का था जिसमें आज रात हीलिंग हेड को डिनर के लिए बुलाया गया था। उधर हसन मैनिक्स से पूछताछ कर रही थी। मैनिक्स दोनों कत्ल का इल्जाम अपने सिर पर ले लेता है। हसन पूछती है तुमने सैयद ताहिर को अपने साथ क्यों घसीटा? जब उसने खुद को मारा तो मैं उसके बिल्कुल सामने थी। फिर वकील बीच में टोकने लगता है और जैक पूछताछ को 20 मिनट के लिए रोक देता है। वो हसन को बाहर ले जाता है और कहता है कि हमें सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट चेक करने हैं। उधर व्हाइटमैन उस लड़की को मारने के लिए अपने साथ कहीं ले जा रहा था। तभी वो देखता है कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। फिर व्हाइटमैन गाड़ी तेज चलाता है और अपनी गाड़ी को कहीं छुपा देता है। फिर उस लड़की के हाथ गाड़ी में पड़ी क्लोरोफॉर्म लग जाती है और उसे देखकर वो भागने लगती है। व्हाइटमैन उसे बेहोश कर देता है और पेड़ों के बीच में ले जाकर गोली मार देता है। प्रेजेंट में मैनिक्स अपना वकील बदलने के लिए कहता है और अपनी स्टेटमेंट को पाड़ देता है। फिर वो जैक को भी बाहर जाने के लिए कहता है। मैनिक्स कहता है कि मेरे मॉम डैड ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छी हो।
हसन पूछती है तुम्हारे दोस्त ने अपनी जान क्यों ली। मैनिक्स डर रहा था, इसलिए वो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हीलिंग हेड रात को जूलियन हार्पर के घर जाता है। जूलियन हार्पर उसका स्वागत करता है। हीलिंग हेड पूछता है कि आपको कैसे पता चला मैं वहाँ मिलूंगा। जूलियन कहता है आप उसे छोड़िए, आप बस इतनी श्योरिटी दीजिए कि उस कत्ल वाली फाइल में मेरे नाम के लिए कोई जगह नहीं है। हीलिंग हेड कहता है सीधा मुद्दे पर आना मुझे पसंद आया। फिर जूलियन इंस्पेक्टर को अपनी माँ से मिलवाता है। जूलियन की माँ पूछती है क्या आप रूहों में विश्वास करते हैं। इंस्पेक्टर मना कर देता है। फिर जाम पीते समय इंस्पेक्टर अपने सवाल शुरू ही करता है कि जूलियन कहता है मैं अभी आता हूँ। इंस्पेक्टर उस शराब वाली बोतल का ढक्कन बतौर सबूत अपनी पॉकेट में डाल लेता है क्योंकि उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स लगे थे। फिर वे सभी बैठकर रिचुअल करते हैं। फिर बुढ़िया पूछती है बताओ किसकी रूह से बात करना चाहते हो। इंस्पेक्टर टेबल पर उस बॉडी की तस्वीरें रखता है और साथ में जूलियन हार्पर की भी, और कहता है कि मैं इस इंसान से बात करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ क्या इसको जूलियन ने ही मारा है। फिर बुढ़िया उसकी रूह बुलाने लगती है और उससे उसका नाम पूछती है। वहाँ पेपर पर जो नाम लिखा गया था वो एकदम सही था, डिफो। इंस्पेक्टर पूछता है क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने मारा, लेकिन डिफो को खुद नहीं पता था कि उसे किसने मारा। फिर वो दोबारा उस आत्मा से पूछता है कि मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम पर गोली चलाई। वो आत्मा मैपलवुड का नाम लिखने वाली थी, लेकिन बीच में ही इंस्पेक्टर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे नशा हो गया था। फिर वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पर जूलियन हार्पर आता है। वो इंस्पेक्टर के कपड़े उतरवाकर गैब्रियल डिफो की बॉडी के साथ लिटा देता है और उसकी तस्वीरें खींच लेता है ताकि उसे ब्लैकमेल कर सके। दूसरी तरफ हसन समझ जाती है कि ये कैमरे के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा। फिर वो उसे टेबल के नीचे ले जाती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। मैनिक्स कहता है मैंने किसी की जान नहीं ली, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी वजह मैं बनूंगा। मेरे माँ बाप ने मुझे बताया कि इस तरह की लाशें पहले भी आ चुकी हैं, अलग अलग समय में, बिल्कुल उसी जगह पर, और वो आगे भी आती रहेंगी। इस शहर में एक बॉम्ब फटने वाला है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मरने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ऐसा कुछ हो। उसे विस्फोट करने के लिए आप ही मुझे मजबूर करेंगी। इतने में जैक वहाँ आ जाता है और पूछताछ बीच में ही बंद करवा देता है। जब हसन बॉम्ब के बारे में जैक को बताती है तो जैक कहता है कि वो तुम्हें गोल गोल घुमा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैक कहता है जाओ और घर जाकर आराम करो। दूसरी तरफ व्हाइटमैन के पास उस बूढ़ी औरत का फोन आता है। व्हाइटमैन बताता है कि मैंने उसे मार दिया, लेकिन ये बात उसने झूठ कही थी क्योंकि उसने उस लड़की को मारा नहीं था। वो लड़की को कहता है कि अब से तुम इसी घर में छुप कर रहोगी, अगर किसी के भी सामने आई तो मरवा दी जाओगी। उधर हीलिंग हेड को एक कब्रिस्तान में होश आता है। फिर वो सीधा हेनरी के घर जाता है। हीलिंग हेड बताता है कि मैंने उसकी उंगलियों के निशान चुरा लिए थे, लेकिन उन्होंने वापस छीन लिए। इंस्पेक्टर अभी भी होश में नहीं था और घबराया हुआ था। फिर हेनरी उसे सुला देता है। दूसरी तरफ मैपलवुड मैनिक्स के पास जाती है और बताती है कि जब उसने खुद को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा तो वो बहुत दुखी हो गया। मैनिक्स बताता है कि एक साइंटिस्ट पूरी आर्मी से ज्यादा कीमती है। अमेरिकन भी ये बात जान गए थे जब ओपनहैमर ने एटम बॉम्ब बनाया। इसी तरह चैपल पैरालिस भी जान चुके हैं कि गैब्रियल डिफो उनके लिए कितना कीमती है। वो जो लाश वहाँ पर पड़ी है वो फ्यूचर से आई है और वो इसी साइंटिस्ट की है। अगर ऐसा हो सकता है तो ये बहुत खतरनाक है। इससे चैपल पैरालिस पूरी दुनिया को जड़ से उखाड़ सकते हैं। अब तुम्हें चैपल पैरालिस को ढूंढना होगा। उधर रात को नशे में हीलिंग हेड और हेनरी से गलत काम हो जाता है। अब हीलिंग हेड के सर पर एक घिनौने अपराध का टोकरा भी रखा गया था। उसे फील होता है कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं। उधर हसन के सामने मैनिक्स को जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, इसलिए वो भी परेशान थी। अब हीलिंग हेड और हसन दोनों लॉन्ग हार्वेस्ट जाने लगते हैं। हीलिंग हेड दीवार पर वो निशान बनाता है जो बॉडी के हाथ पर बना था और साथ में अपना नाम भी लिख देता है। वो निशान हसन देख लेती है और समझ जाती है कि वो बॉडी पहले भी किसी को मिल चुकी है। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं जब हसन को लॉन्ग हार्वेस्ट में हीलिंग हेड का लिखा हुआ नाम दिखाई देता है तो वो अपने सीनियर जैक को भी वो दिखाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड की हेल्प से पता लगा लेती है कि 1890 में हीलिंग हेड नाम से एक डिटेक्टिव हुआ करता था। फिर वो व्हाइट चैपल पुलिस स्टेशन जाती है जो अब भी मौजूद था। वहाँ जाकर वो 1890 के समय की फाइलें पूछती है। वो जगह फाइलों का कब्रिस्तान था जहाँ हर केस की फाइलें मौजूद थी। हसन को वो फाइल मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। ये सब देखकर उसे यकीन नहीं होता। ये तस्वीरें देखकर बूढ़ा कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर वो हसन को 1941 वाला केस दिखाता है जो बिल्कुल सेम इससे मिलता था। अब कड़ियां आपस में जुड़ने लगी थी। रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए हेनरी हीलिंग हेड के पास माफी मांगने जाता है। हीलिंग हेड रात वाली बात से अब भी गिल्टी था, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर जब वो अपने घर जाता है तो उसकी बेटी पोली कहती है कि चर्च में किसी ने मेरी धुन सुनी, आज मैं उनके घर जाकर पियानो बजाऊंगी। उस समय हीलिंग हेड वो लॉकेट देख रहा था जिसमें उसकी वाइफ की और बेटी की तस्वीर थी। फिर वो लॉकेट वो अपनी बेटी को पहना देता है
दूसरी तरफ व्हाइटमैन को पता चलता है कि उसका बॉस दोबारा से उस लड़की को ढूंढ रहा है, एक अच्छे ट्रांसलेटर के साथ। फिर घर जाते समय वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट की खिड़की खुली है और तेज म्यूजिक बज रहा है। वो भागकर जाता है और म्यूजिक को बंद करता है। फिर वो उसे समझाता है कि अब तक अगर किसी ने तुम्हें देख लिया होगा तो तुम्हारी जान को खतरा है। फिर वो नोटिस करता है कि उसके घर के बाहर नीचे एक जासूस घूम रहा है। फिर वो उस लड़की को एक रेल टिकट देता है और कहता है कि अब से तुम हमेशा के लिए इस शहर से चली जाओगी, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, हम अंधेरा होने का इंतजार करेंगे, तब तक ये जासूस भी चला जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैब्रियल डिफो अपनी क्लास को समझा रहा था कि किस तरह दो पार्टिकल एक समय में दो अलग अलग काल में हो सकते हैं, यानी कि टाइम ट्रैवल आज के समय मुमकिन है। फिर क्लास के बाद गैब्रियल और मैपलवुड बैठकर बात करते हैं। गैब्रियल कहता है कि मैंने ना तो कोई टाइम मशीन बनाई है और ना ही मैं उसकी तरह मरना चाहता हूँ। मैं किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं मिला हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो और रात को मेरे ही साथ रहो। दूसरी तरफ हसन दोनों रिपोर्ट लेकर अपने ऑफिस जाती है। वो 1890 वाली रिपोर्ट अपनी फ्रेंड को दे देती है और दूसरी रिपोर्ट वो अपने बॉस जैक को दिखाने चली जाती है। फिर वो पुलिस वालों के बार में जाती है। वहाँ बैठकर वो जैक को दोनों केसों के बारे में बताती है। इस बार में उन दोनों ही पुलिस वालों की तस्वीरें भी लगी हुई थी। जैक ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन हकीकत का सामना तो करना ही पड़ता है और हकीकत ये थी कि ये तीनों एक ही इंसान की बॉडी थी। दूसरी तरफ हीलिंग हेड हेनरी के घर जाता है। वो उसे बताता है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। फिर हेनरी उसे बताता है कि मैंने मेरे एडिटर से बात कर ली है, हम फ्रंट पेज पर जूलियन की न्यूज छापेंगे और लिखेंगे कि पुलिस वाले उसकी जेब में हैं। फिर जब हीलिंग हेड अपना चश्मा लगाता है तो हेनरी कहता है कि तुम्हारे चश्मे पर फिंगरप्रिंट्स हैं। हीलिंग हेड समझ जाता है कि ये निशान जूलियन के हैं, क्योंकि उसी ने ये चश्मा उसकी जेब में रखा था। उसके पास अब भी एक चांस था जूलियन हार्पर को पकड़ने का। दूसरी तरफ मैपलवुड गैब्रियल को अपने घर ले जाती है ताकि उसकी रक्षा कर सके। उसकी पड़ोसन फिर से उसे तंग करने के लिए आ जाती है, लेकिन अब की बार वो अपनी पड़ोसन को भगा देती है। फिर मैपलवुड और गैब्रियल दोनों बैठकर बातें शातें करते हैं। रात हो चुकी थी और व्हाइटमैन उस लड़की को रेलवे स्टेशन ले जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उस शहर पर फिर से बम गिराए जाते हैं। लोगों में अफड़ा तफड़ी मच जाती है। व्हाइटमैन उस लड़की को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और ट्रेन का इंतजार करता है। सब लोग डरे हुए थे। व्हाइटमैन उस लड़की को कहता है कि मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वे अपने लिए एक कम भीड़ वाली जगह ढूंढते हैं। पास में बैठी बुढ़िया व्हाइटमैन को कहती है कि तुम्हारी बेटी को ठंड लग रही है, तुम इसे ये शॉल दे दो। फिर वो उसे अपनी शॉल देती है और साथ में खाने के लिए एक चॉकलेट देती है। तभी व्हाइटमैन की नजर उसी जासूस पर पड़ती है। व्हाइटमैन उस लड़की को कहता है कि मैं अभी आता हूँ। फिर वो उसी जासूस के पीछे जाता है। वो लड़की उस बुढ़िया को कहती है कि ये लॉकेट बहुत ही प्यारा है। फिर वो बुढ़िया उसे वो लॉकेट खोलकर दिखाती है। ये वही लॉकेट था जो हीलिंग हेड ने अपनी बेटी को पहनाया था, यानी कि ये डिटेक्टिव हीलिंग हेड की बेटी पोली थी। व्हाइटमैन उस जासूस को ढूंढ लेता है। फिर उन दोनों में हाथापाई होती है। जासूस व्हाइटमैन के पेट में चाकू मार देता है और व्हाइटमैन उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर जब वो वापस उस लड़की के पास जाता है तो सब लोग वो स्टेशन खाली कर देते हैं, क्योंकि ट्रेन नहीं आने वाली थी। वो बुढ़िया कहती है तुम्हारी बेटी सो गई है डिटेक्टिव व्हाइटमैन, तुम बहुत खास हो। फिर जब वो उस लड़की को उठाने की कोशिश करता है तो वो नहीं उठती, क्योंकि वो मर चुकी थी। व्हाइटमैन ने इस लड़की को नहीं मारा था, इसलिए वो औरत खुद आकर इस लड़की को मार गई, यानी पोली खुद आकर इसे मार गई। दूसरी तरफ हसन और जैक अब भी इस केस पर काम कर रहे थे। जैक पूछता है कि मैनिक्स के माता पिता का वकील कौन सी कंपनी ने प्रोवाइड करवाया था। हसन देखती है कि वो जिस कंपनी के लिए काम करता था उसकी नींव जूलियन हार्पर ने 1894 में रखी थी और वो वकील पहले पुलिस वाला था। बाद में उसे हार्पर के घर की रखवाली के लिए लगा दिया गया। फिर जैक उसे रात को उस घर की तलाशी लेने के लिए भेजता है। ऑफ रिकॉर्ड रात को हसन उस घर में घुस जाती है। वो उस घर में छानबीन कर रही थी, तभी वहाँ की लाइटें ऑन हो जाती है और मैनिक्स का सुतेला बाप आ जाता है। वो कहता है कि डिटेक्टिव बाहर आ जाओ, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। फिर वो कहती है एंड्रयू मुझे सब कुछ सच सच बता दो, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे बच्चे की खातिर। वो कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर वो हसन को तहखाने में ले जाता है। तहखाने में एक नहीं दो नहीं बहुत सारी बॉडी पड़ी थी, जो पता नहीं कौन कौन से समय में यहाँ पर आई थी। एंड्रयू कहता है कि मैनिक्स का पिता होने के नाते उससे जबरदस्ती कुछ करवाना बहुत ही दुखदाई है, लेकिन यकीन मानो हम जो कर रहे हैं इससे दुनिया बदल जाएगी। फिर वो हसन को उस तहखाने में बने एक रूम में बंद कर देता है। उधर मैपलवुड के घर में फिर से उसकी पड़ोसन आती है और कहती है कि मेरी बिल्ली तुम्हारी खिड़की के पास आ गई है, मैं उसे लेने आई हूँ।
बिल्ली सच में खिड़की के पास थी। फिर मैपलवुड को गैब्रियल के भागने की आवाज आती है। मैपलवुड भागकर उसका पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। फिर वो उसे गिरफ्तार कर लेती है। तभी उसकी पड़ोसन आकर उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है। फिर वो गैब्रियल को कहती है कि इसे चैपल पेरिलस ले चलो। दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए आखिर के 4 पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। उसमें हम देखेंगे कि उस लड़की के मारे जाने पर व्हाइटमैन क्या करता है और गैब्रियल मैपलवुड को अपनी टेरर ऑर्गेनाइजेशन में ले जाकर क्या करता है। हसन, जिसको एक तहखाने के छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, फिर उसकी चीखें कोई सुन पाता है या नहीं, और वो बाहर आ पाएगी या नहीं, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, जाते जाते सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट पार्ट मंडे 9 PM अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।